तो इकलौते ऐसे शख्स हैं भारतीय सेना के इतिहास में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे और डीजीएमओ पे भी रहे। या ऐसा है, बड़ा फर्क है सिंदूर और कारगिल के टाइम में 99 में और अभी टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे आ गए हैं। How do you think of these drones that Pakistan is flowing into up to the Srinagar, like 140 kilometers after the LOC also? हार्डली कोई उनके जो ड्रोन्स हैं वो कामयाब हुए। हमारे टोटल ऑपरेशन में जहाँ तक मेरे को अभी मालूम है तकरीबन 4 एयरफील्ड्स के ऊपर बहुत मामूली सा नुकसान हुआ है, जबकि उनके 28, 30 ड्रोन अटैक्स किए उन्होंने एक टाइम के ऊपर। कि हमने उनके 13 एयरफील्ड्स, 4 रेडार सिस्टम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडार सिस्टम जाने से क्या हुआ कि उनका जो एयर डिफेंस है खोखला हो गया। उसके बीच में आपको गैप्स मिल के जाने को, वो आपने किया नुकसान। अभी भी सिंदूर में ये हो रहा है ना कि कैजुअल्टी क्या हुई हमारी। ये लड़ाई में कैजुअल्टीज होती हैं, लड़ाई तो इनएविटेबल पार्ट है। आपने किताब में विस्तार से बताया कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था उस समय, कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब तब फरवरी के महीने में, अगर आपको याद है, तो गए थे लाहौर बस यात्रा के ऊपर, पीस यात्रा, और लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन हुई थी। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी ट्रूप्स एक्चुअली कारगिल के एरिया में इंट्रूड कर रहे थे, घुस रहे थे। उन्होंने तो ये भी तो कहा था कि श्रीनगर को मिला लेंगे और फिर यूएन में जाएंगे, बोलेंगे कि नक्शा बना दो नया। मेरे ख्याल में तो वो देश जो है ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है। वो वहाँ के जो लोग हैं उनको झूठ बोलने की आदत है और झूठ बड़ी महारत से बोलते हैं। अगर हमें झूठ बोलना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। पाक के डीजीएमओ थे तत्कालीन मेजर जनरल तौकीर जिया। आपकी लगभग हर पखवाड़े बातचीत होती थी उनसे? हर मंगलवार को हमारी बात होती थी। किस तरह की बातचीत तो मैंने होती उनसे थी? पूछा कि आप पिछले मंगलवार को आप नहीं मिले, तो कह लगे आप हमारे बच्चे आ गए थे, हम उनकी तफरी में बिजी हो गए। तो मैंने कहा आपके बच्चे तो हमारे पास आए हुए हैं, तो आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? अब हम उनकी देखभाल करेंगे, उनको हमारे पे छोड़ दीजिए। तो चुप हो गए बेचारे, बिल्कुल एकदम स्टन। ऑपरेशन विजय के दौरान अटल जी से आपकी सीधी मुलाकातें हुई? हाँ, बहुत बार। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि लड़ाई का फैसला फौज नहीं करती। हाँ, और ना करना चाहिए हमारे जैसे मुल्क में जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वो है। पाकिस्तान करे अपना। पाकिस्तान में तो फैसला जनरल्स करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो सुनते हैं। पाकिस्तान के साथ जो डीलिंग है हमारी हो रही या होगी फ्यूचर में, इस बात को तो मद्देनजर रखना ही पड़ेगा कि उनकी बात को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़ का प्रूफ आपको ग्राउंड पे चाहिए। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किताब वाला, जहां पर हम किताबों पे बातचीत करते हैं। और आज हमारे पास है एक खास किताब जिसका शीर्षक है अलोन इन द रिंग, डिसीजन मेकिंग इन क्रिटिकल टाइम्स बाय जनरल NC विज, रिटायर्ड। ये किताब छपी है ब्लूम्सबरी से, मूल्य है 650 रुपये हार्ड बाउंड का। और साहिब किताब NC विज जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम इस किताब पर और इसके जो चैप्टर्स हैं, जिसमें कारगिल से लेकर उन तमाम बातों का जिक्र है जिससे ऑपरेशन सिंदूर और उसके तमाम नुआंसेस को डिकोड किया जा सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप में। धन्यवाद बहुत मेरे को बुलाने के लिए। कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है और बहुत अच्छा है, आपसे मिलके खुशी हुई। सर, आपके परिचय का तरीका एक ये भी हो सकता था आपको इंट्रोड्यूस कराने का कि आप शायद, अगर मेरी जानकारी सही है, तो इकलौते ऐसे शख्स हैं भारतीय सेना के इतिहास में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे और डीजीएमओ पे भी रहे। या ऐसा कोइंसिडेंस है। और डीजीएमओ पे तो सर आप तब थे जब कारगिल में मुजाहिदों की मूवमेंट शुरू हो गई थी उस ओर से, और तब आपको ये फ़ोन आया कि अब आपको दिल्ली आना है। उस समय अब मैं पहले आ गया हुआ था, 3 महीने पहले, लड़ाई के टाइम से पहले 3 महीने पहले पोस्टेड था। फरवरी में मैंने दिल्ली ज्वाइन किया था। अच्छा। पर जब ये कारगिल की लड़ाई शुरू थी तो उसके बीच में मैं
3 मई को बटालिक एरिया में था, फेमिलराइजेशन ट्रिप के लिए गया हाँ। पर वो बाई चांस था, कोइंसिडेंटल। हमें तब मालूम नहीं था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन उस जो विजिट थी 3 मई वाली आपकी, उस विजिट में आपने कुछ बातों का उल्लेख किया है अपनी किताब में। आप बता रहे हैं कि जब भी आप पूछ रहे थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तो भी आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा था वहाँ पे जो भी फॉर्मेशंस थी उससे, या सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि उनको खुद भी नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनके हिसाब से पेट्रोलिंग ही हो रही थी, पर उस टाइम पर एक लोकल ग्रेजियर ने जरूर उनको इन्फॉर्मेशन उस शाम को दी थी कि कुछ अनदेखे लोग जो हैं, अनफेमिलियर लोग उस एरिया में देखे गए हैं, जिससे उनको शक हो रखा था। तो वो भी डिसाइड करते हैं इससे पहले कि वो बताएं आपको इन्फॉर्मेशन, चेक बैक करना चाहते हैं। हाँ, तो फिर एक पेट्रोलिंग पार्टी गई ऊपर। हाँ, पहली पार्टी तो फंस गई थी बर्फ में, वो वापस आ गई। फिर एक और पेट्रोलिंग पार्टी गई जिसको हैवी आर्टिलरी फायर और गोलीबारी का सामना करना पड़ा था। उसमें काफ़ी पेट्रोल भेजे गए थे उस टाइम पे। एक कैप्टन कालिया का ग्रुप था, एक मेजर भारद्वाज का ग्रुप था, जिनमें दोनों के कैजुअलिटीज़ भी हुई और नुकसान भी हमारा हुआ। पर वो पेट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशंस का, क्योंकि उसी से आप खबर ले सकते हैं दुश्मन के बारे में। अगर आप अलोन इन द रिंग पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कारगिल सेक्टर है वहाँ पे एक सड़क गुजरती है वहाँ से। जब जनरल विज वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर उनको ये सूचना मिलती है कि वहाँ से जो भी कॉन्वॉय गुजर रहा है उस पर फायरिंग की जा रही है। शुरुआत में ये सूचना ये थी कि इनफिल हो रहा है लगातार, और इनफिल ऐसे किस्म का है जिसको जल्दी से जल्दी फ्लश आउट कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये इनफिल वैसा नहीं था जिसको हमेशा 8-10 दिन के ऑपरेशन के बाद, छोटे मोटे ऑपरेशन के बाद फ्लश किया सकता था। पोजीशन बना के, बंकर बना के बैठे हुए थे। और आपने सर किताब में लिखा है कि मुजाहिद थे, वो मुजाहिद वहाँ पे एमोड का डिपो, टेंट और हेलीपैड नहीं बनाते थे जो पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे किया हुआ था। सर थोड़ा बताइए उस बारे में विस्तार से। ऐसे है कि हमको 4 मई को एक एरियल फोटोग्राफ मिला था। उसमें उन्होंने हिल टॉप के ऊपर कुछ बिवेक्स और टेंट दिखाए थे। अच्छा, अब जब हमने वो बिवेक्स और टेंट्स देखे तो हमने एमओ डायरेक्टरेट में, जो मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, बहुत डिस्कशन किया कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आते थे, टेररिस्ट जो आते थे, वो टेंट और बिवेक्स नहीं लगाते क्योंकि वो अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते। तो ऑब्वियसली ये कोई ऐसे हैं जो कि ज़्यादा टाइम रुकने के लिए वहाँ पे आए हैं, तो ये इंट्रूडर्स हैं जो जिनकी नीयत ठीक नहीं है। उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमने अंदाज़ा लगाया, और ये माइंड जो ये मिलिट्री जजमेंट है कि ये इंट्रूडर्स हैं, और हमने विदिन 15 कोर जो एरिया था वो जम्मू कश्मीर का, उस एरिया की जो फॉर्मेशन थी उसमें से एक डिवीज़न वर्थ ऑफ ट्रुप्स जो थे वो ला के कारगिल में बिठा दिए। तो 8 से 10 मई के अंदर तक 4-5 दिन में अगले में एक डिवीज़न और लग गई कारगिल में, एक ब्रिगेड के अलावा। तो ये एक बात। दूसरी बात, जब मैं कारगिल में गया था फेमिलराइजेशन ट्रिप के लिए, तो मेरे को ब्रिगेड कमांडर साहब ने बताया कि यहाँ से फायरिंग आ रही है और हम इसके लिए एक वॉल बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप वॉल बनाना चाहते हैं तो क्यों, कितने डिस्टेंस पे हैं, कितने डिस्टेंस पे फायरिंग कर रहे हैं? अगर तो वो इतनी इफेक्टिव फायरिंग कर रहे हैं कि आपको वॉल बनाने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब वो काफ़ी अंदर घुस आए हैं। और ये बड़ी सोच विचार की बात है, ये सीरियस बात है, इसको ध्यान से देखने वाली बात है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो दिमाग चल रहा था वो इस तरफ चल रहा था कि आप कुछ यहाँ पे सीरियस बात होने वाली है, अगर नहीं हुई है तो होने वाली है, और उसकी तैयारी हो रही है। तो मैंने तब डिप्टी कमांडर साहब को भी बोला कि आप भी ले से मूव करके कारगिल में आके अपना हेडक्वार्टर अभी लगा लीजिए, कुछ सीरियस बात होने वाली है। अच्छा सर, आपने अपनी किताब में एक लाइन लिखी है कि इंटेलिजेंस और जो फॉर्मेशन थे उन्होंने पाकिस्तान के इंटेंट को आइडेंटिफाई करने में उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। देखिए, जो कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट है, जिन्होंने बाद में जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद जब उन्होंने पूरी इंक्वायरी की कि क्या वजह थी, कि क्या आर्मी को इन्फॉर्मेशन मिली थी या नहीं, हमारा ये ख्याल था कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं ऐसी दी गई जिससे कि अंदाज़ा हो कि दुश्मन जो है इस एरिया में आने वाला है। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने बड़े क्लियर लफ्ज़ों में बोला है
कि ये इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की नहीं डेफिनेट तरीके से दी गई, जिसके ऊपर के आर्मी अंदाज़ा लगा सकती कि आप यहाँ कुछ होने वाला है और उसको रोकने की ज़रूरत है। तो और ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है पूरे ऑपरेशंस की कि आपकी इंटेलिजेंस इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको एडवांस इंफॉर्मेशन इस प्रकार के ऑपरेशन होने की ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं उस पर आना चाहता हूँ जो तौकीर ज़िया से आपकी बात होती है कि बच्चे आए हुए हैं, लेकिन उस पर आने के पहले मैं एक आपसे इस पर बातचीत करना चाह रहा हूँ कि उस समय आपने किताब में विस्तार से बताया कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था उस समय। मुशर्रफ जो खुद कमांडो यूनिट में रहे, उस समय चीफ बने बैठे थे और उन्होंने एक तरह से LOC नक्शे पे LOC मार्क किए बिना एक नक्शा नवाज शरीफ के सामने रखा था। सर क्या था वो प्लान, बताइए थोड़ा कोहे पैमा के बारे में। देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, जैसे कागजी कार्रवाई जिसको कहते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, ब्रीफिंग कर दी, पर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मार्क करके दिखाया। तो उनको ये नहीं दिखाया कि किस साइड पे जा रहे हैं, ये उनका सोच विचार था। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब तब फरवरी के महीने में, अगर आपको याद है, तो गए थे लाहौर बस यात्रा के ऊपर, पीस यात्रा, और लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन हुई थी। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी ट्रूप्स एक्चुअली कारगिल के एरिया में इंट्रूड कर रहे थे, घुस रहे थे, और हमारी जो विंटर वेकेटेड पोस्ट होती थी, क्योंकि ये एरिया आमतौर पे कभी देखा नहीं गया था इस नज़र से कि इस साइड में लड़ाई होगी, तो वो कर रहे थे। तो ये तो उनकी इंटेंट की बात है, और उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी कितना आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार के वो देश है। मेरे ख्याल में तो वो देश जो है ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है। वो वहाँ के जो लोग हैं उनको झूठ बोलने की आदत है, और झूठ बड़ी महारत से बोलते हैं। अगर हमें झूठ बोलना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, हम तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने तो ये भी तो कहा था कि श्रीनगर को मिला लेंगे और फिर UN में जाएंगे, बोलेंगे कि नक्शा बना दो नया। ये उन्होंने पहले बेनज़ीर भुट्टो को भी उनके पहले एक प्रेजेंटेशन दी थी, तब उन्होंने आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने। हाँ। तो उस टाइम पे मुशर्रफ साहब DGMO थे। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था, मतलब वो आपके एक तरह से उस समय काउंटर पार्ट, पहले की बात है। पर जब नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने तो उनको ये अंदाज़ा ही नहीं दिया, वो नवाज शरीफ साहब का कहना है। अब मेरे को भरोसा नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक कह रहे कि DGMO साहब, वो जो मुशर्रफ साहब ठीक कह रहे, पर नवाज शरीफ के कहने के हिसाब से उनको ये बताया नहीं गया। और वो जब वापस आए ब्रीफिंग, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि आपको ठीक ब्रीफिंग नहीं दी गई, तब उनका दिमाग थोड़ा खटका। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम जो प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे वो बिल्कुल 100% सच होगा, 100% सच होगा वो, उसमें कोई बाएं दाएं की बात नहीं होगी। पर उस मुल्क में हो सकता है ये, क्योंकि वहाँ पे आर्मी की ही चलती है, और आर्मी का ये इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान के साथ उनकी दोस्ती नहीं बननी चाहिए, क्योंकि तभी आर्मी रेलेवेंट है। नहीं तो आर्मी क्या कर रही है उनको, और किसी मुल्क के साथ तो उनकी लड़ाई नहीं है। अभी अफगानिस्तान के साथ ज़रूर उनके डिस्टर्ब है, और थोड़ा बलोचों के साथ। हाँ। तो सर अब वो बताइए कि जो पाक के DGMO थे तत्कालीन मेजर जनरल तौकीर ज़िया, आपकी लगभग हर पखवाड़े बातचीत होती थी उनसे। कुछ दिनों से बातचीत नहीं हुई, फिर आपने फ़ोन मिलाया और उन्होंने एक बहाना बनाया और आपने फिर जवाब दिया था। प्लीज़ वो बातचीत बता दीजिए। ऐसा है कि एक बार हर मंगलवार को हमारी बात होती थी। हर मंगलवार किस समय के आसपास? ये तो 11 बजे सेट टाइम था, 11 बजे हम बातचीत करते थे। पर अगर कभी जरूरत बीच में इमरजेंसी हो तो आप कम्युनिकेट कर सकते थे। और यूजुअली क्या बातचीत होती थी आप लोग के बीच में? पर नहीं, ज़्यादा नहीं हुई, मंगलवार के दिन ही बात आमतौर पे होती थी। नहीं, मंगलवार को जब बातचीत होती तो किस तरह की बातचीत होती थी? उसमें अभी मैं बता रहा हूँ, उसमें जो भी आपकी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है देते थे, पूछते थे, क्वेरीज होती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पिछले मंगलवार को आप नहीं मिले, आपसे बातचीत कर रही थी तो आप से मुलाकात नहीं हुई, तो आप कहाँ थे? तो कह लगे आप हमारे बच्चे आ गए थे, हम उनकी तफरी में बिजी हो गए। तो मैंने कहा आपके बच्चे तो हमारे पास आए हुए हैं, तो आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? अब हम उनकी देखभाल करेंगे, उनको हमारे पे छोड़ दीजिए। तो चुप हो गए बेचारे, बिल्कुल एकदम स्टन। अच्छा, बोल नहीं सके आगे से। फिर जवाब नहीं दिया उन्होंने, चुप। कोई जवाब नहीं दिया ना।
क्या जवाब देते? तो ये मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ चाहे, कि पाकिस्तान के लोगों को झूठ बोलने की महारत है, बोलते हैं। आगे भी जब DGMO टॉक्स हुई हमारी, जब अमृतसर गए थे आप, हैं, जब आप अमृतसर, खासा में अच्छा, बात हुई थी, जबकि पाकिस्तान को विड्रॉ करना था वहाँ से, तो उसकी कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों DGMO के बीच में मुलाकात हुई। और इंडिया ने शर्त रखी थी कि भारत की सरहद के अंदर ही होगा। खासा में थी, अमृतसर से पहले है, अमृतसर के आगे है, बॉर्डर के बीच में, अमृतसर और बॉर्डर के बीच में खासा में मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप मेरे पास आपके जितने लोग आए थे जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हो गई है, हमने सबके वीडियो फोटोग्राफ बनाए हुए हैं और उन सबको हमने प्रॉपर फौजी तरीके से सेरेमोनियल बरियल किया हुआ है। क्योंकि हम हिंदुस्तान की फ़ौज में भी मिक्स क्लास कंपोजिशन है, जैसे राजरिफ है, पंजाब है, ऐसी रेजिमेंट्स हैं, ग्रेनेडियर्स हैं, जिनमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। तो हमने उनके मौलवी बुला के उनको प्रॉपर बरियल दिया है। और ये बाद में एक मूवी में भी दिखाया गया है, लक्ष्य मूवी में, क्योंकि जावेद अख्तर साहब मिलने आए थे आपसे। हाँ जी, वो आए थे मेरे पास। तो मैंने कहा वो हमारे पास है, तो आप चाहेंगे? वो कहने लगे वो तो हमारे लोग नहीं हैं, हम क्या करेंगे उसको। मैं कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। जब टी ब्रेक ख़त्म हुई, तो मेरे को एक साइड में ले गए, कहने लगे सर आप क्यों मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं, आपको भी पता है, दे दीजिए आप। मैंने कहा मैं लाया ही इस पर्पज़ से हूँ। ये किसी तौकीर जिया ने बोला? हाँ, बिल्कुल साफ, मैंने किताब में भी लिखा है। और मैंने कहा कि आप ले जाइए, मैं लाए इस पर्पज़ से कि जिनके बच्चे गए हैं, शहीद हुए हैं या मरे हैं, जो भी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको तो पता लगे कि उनके बच्चे वहाँ पे। पर वो एक ऐसा देश है जो कि अपनी सेना को ही, अपने ही लोगों को डिसोन कर सकते हैं, कि उनको बोल सकते हैं कि हमारे नहीं है। और उधर ज़्यादा NLI के लोग थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कारगिल में लड़े हैं, वो तो सेना के लोग थे उनके। वो कोई वो लिबरेटर नहीं थे या कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जो वो कहते थे। दूसरा मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा आप तो कहते थे ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप इनकी मूवमेंट को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके साथ तो इनका मिलाप नहीं है। मैंने जब भी आपसे ये सवाल पूछा कि आप इनको ये बताइए, तो आपने बोला ये तो हमारे साथ तो उनकी कोई बातचीत नहीं, आपके लोग हैं, आप जानते होंगे, तब आप ये कैसे करेंगे? फिर चुप, क्या जवाब देंगे? तो पाकिस्तान के साथ जो डीलिंग है हमारी हो रही या होगी फ्यूचर में, इस बात को तो मद्देनज़र रखना ही पड़ेगा कि उनकी बात को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़ का प्रूफ आपको ग्राउंड पे चाहिए। और प्रूफ तो उनको भी चाहिए था, मुशर्रफ को। ISI के एनालिसिस विंग के लीड जो थे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज़, उनके साथ बातचीत करते थे और आपका नाम लेते थे कि भारत के DGMO क्या बोल रहे हैं। वो चाइना गए हुए थे, एक होटल में ठहरे थे मुशर्रफ, वो हाँ, तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे मोहम्मद अजीज़, उनसे ये एक सज्जन पूछा DGMO ने धमकाया तो नहीं, भारत के DGMO ने धमकाया तो नहीं? हाँ, क्योंकि जब उनको पता लग गया कि हम लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने धमकाया तो नहीं। तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने जवाब दिया, सर वो उसको कोई फिक्र करने की बात नहीं, इसकी पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी लोग हैं वो ज़्यादा। हूँ तो मैं भी पंजाबी, पर मैं उनकी तरह बोलता नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, टूटी हमारे हाथ में है, जब चाहेंगे बंद कर देंगे इन्फिल्ट्रेशन। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके। ये हमारे रॉ ने, RANW ने ये पिकअप कर ली, रिलीज भी किया था इसको। हाँ, और फिर ये DGMO ऑप्स रूम में ये इसको प्ले किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी उधर थे, जिन्होंने, अटल जी मौजूद थे। हाँ, क्या बोले अटल जी? सब हंसते थे उनके ऊपर। अच्छा, सबको पता तो था ही कि झूठ बोलते हैं। उस समय अटल जी से तो आपकी सीधी बातचीत हुई कई बार? हाँ जी, उस समय ऑपरेशन विजय के दौरान अटल जी से आपकी सीधी मुलाकातें हुई? हाँ, बहुत बार। क्योंकि आते थे, उनके टाइम में माहौल बड़ा रिलैक्स था, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत करते थे। सभी मिनिस्टर्स लोग उस टाइम पे, अडवाणी साहब आते थे, फर्नांडिस साहब आते थे, जसवंत सिंह साहब आते थे, जो CCS था उनका, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, ये आते थे। और ऑप्स रूम में, DGMO ऑप्स रूम में, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के ऑप्स रूम में आके बातचीत होती थी, प्रेजेंटेशंस करते थे, बड़ा रिलैक्स माहौल में और अच्छी तरह माहौल में बातचीत होती थी। एक चीज़ बताइए सर कि आपकी किताब में एक जिक्र है कि शुरुआत में जब ये हुआ कि एक कोऑर्डिनेटेड, तीनों विंग्स का एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हो, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए इनफिल का, तो इंडियन एयरफोर्स ने थोड़ा हेजिटेशन जताया शुरुआत में।
हेजिटेशन कहें या क्या कहें, आप समझा दीजिएगा। मैं समझना चाह रहा हूं कि जब वो ये कह रहे थे कि वो इस बात का भरोसा नहीं दिला पा रहे थे कि वो एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, जब हमारे जहाज हवा में उड़ेंगे तो हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हम एलओसी क्रॉस करके हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर बाद में तो वो एमओ डिपो उड़ाते हैं और सफेद सागर सामने आता है। एयरफोर्स का हेजिटेशन क्यों था सर? नहीं, देखिए, एयरफोर्स को कोई हेजिटेशन लड़ाई में हिस्सा लेने में नहीं थी। हाँ। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। पर एयरफोर्स के जब एयरक्राफ्ट फाइटर्स आते हैं तो बड़ी स्पीड में होते हैं। अब एलओसी क्या है? एलओसी एक थिन लाइन है। आप उस पार चले गए, इस पार चले गए, इतनी स्पीड पे जब आप फ्लाई कर रहे हैं मुश्किल है। अगर आपको अपनी साइड में ही रह के ऑपरेट करना है तो उसमें उनकी मुश्किल है। वो उन्होंने जाहिर की थी कि ये इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी जो है, स्ट्रिक्ट मेरे पे कंडीशन लगाएंगे तो हमारा कोई अगर पायलट जो क्रॉस कर जाता है तो ये इतना बड़ा बात नहीं होनी चाहिए। तो 24 मई को फिर CCS मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये पॉइंट भी रखा और CCS मीटिंग में उनको बोला गया कि नहीं आप करिए, पर यही है आपकी कोशिश कि आप अपनी साइड में LOC के रहेंगे। और उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने 550 तो फाइटर सॉर्टीज की है, कोई थोड़ी बहुत नहीं, उनकी तकरीबन 1500 से 2000 सॉर्टीज हुई टोटल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये वो मिला के। और वो ऑपरेशन कई ग्रेड में अपग्रेड हुआ। पहले शुरू में वो हेलीकॉप्टर से शुरू किया, लो फ्लाइट से किया, फिर बाद में उन्होंने देखा कि अब मिसाइल की रेंज में आ रहे हैं तो फिर हायर रेंज पे चले गए और फिर उन्होंने गाइडेड वेपन से इस्तेमाल किया। बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। और यह मैं बताना चाहता हूँ फ़र्क अब 62 और 99 में। 62 में अगर याद है आपको तो इंडिया ने एयरफोर्स नहीं यूज़ की थी। तो मुझे याद भी नहीं है, तो मैं तो किताबों पढ़ के सुनता हूँ। हाँ, तो मैंने 62 में ज्वाइन की थी आर्मी। अच्छा जी। तो उस टाइम पे एयरफोर्स नहीं इस्तेमाल की गई कि चाइना को शायद पसंद नहीं आएगा, मतलब लड़ाई की लेवल बढ़ जाएगी। पर 99 में एयरफोर्स यूज़ की गई और ये एक नेशनल रिजॉल्व, एक अपने देश का क्या पक्का इरादा है उसको डिस्प्ले करता है। और एयरफोर्स की इस्तेमाल करने से बहुत कामयाबी भी मिली, बड़ा फ़ायदा मिला, दुश्मन को डिमोरलाइज किया। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स नहीं यूज़ कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उन्होंने डिसोन किया हुआ था। क्योंकि वो हम तो अपनी साइड में फ्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान साइड में तो एंटर नहीं कर रहे थे। तो किस बात के ऊपर वो आते? वो तो हमारी बाउंड्री क्रॉस करके उनको आना पड़ता। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक डिसीजन रहा कि एयरफोर्स इस्तेमाल की जाए, अपनी साइड से की जाए, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स तो हमारी साइड में आए नहीं। वो उसका एक फ़ायदा हुआ। नहीं तो अगर हमारी एयरफोर्स जाती तो उनके जो डेप्थ एरियाज है उनके ऊपर अटैक करती। सर, किताब पर भी बातचीत कर रहे हैं और किताब के साथ जो दूसरे घटनाक्रम जुड़े हुए हैं जो शायद किताब में दर्ज भी नहीं है, मैं उस पर भी बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। कारगिल वॉर के समय, मैं नाम नहीं लूँगा, आपकी मर्ज़ी, नाम लेना हो तो आपकी मर्ज़ी है। कारगिल वॉर के समय कई बार मीडिया हाउसेस के काम धाम पे सवाल उठाए गए। जो मीडिया हाउसेस वहाँ प्रेजेंट थे, जो पत्रकार वहाँ प्रेजेंट थे, उन पर बार बार ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने ऑप्स के दौरान 8 गन की फॉर्मेशंस की पोजीशन रिले की। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रिस्ट्रेन बरता गया कि आप मूवमेंट, आर्ट का मूवमेंट, आरटी का मूवमेंट है, आपकी रेजिमेंट का मूवमेंट है, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने ये कॉशन नोट जारी कर दिया था ऑप सिंदूर के समय। ऑप विजय के समय ऐसा कॉशन नहीं था और इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की गई, ऐसे इल्ज़ाम लगे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिला इन टर्न। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, इसको एक बात को हमें समझना पड़ेगा। प्लीज़ सर। मीडिया को ब्लेम करने की बजाय ये पहला एक्सपोजर था इंडियन मीडिया का एक वॉर लाइक सिचुएशन में हिस्सा लेने का, जबकि वो रैली ज्वाइन किए। और मैं मीडिया को ये बहुत एक शाबाश भी देना चाहूँगा कि उन्होंने उस टाइम पे जो एक्चुअल लड़ाई हो रही थी उसको लोगों के घरों में ड्राइंग रूम तक पहुँचा दिया, पूरा दिया। और उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम किया। यंग रिपोर्टर्स, ये छोटे छोटे, अब जैसे गौरव सावंत है, इधर बरखा दत्त हैं, ऐसे कई जो रिपोर्टर्स थे वो सारे ऑपरेट कर रहे थे तो बता रहे थे, या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उससे गया, पर इतना उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारी कोई लोकेशन, क्योंकि एक बार लड़ाई जब शुरू हो जाती है तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो जो है आपको मिल ही जाती है कि कौन से
कहाँ पे कहाँ डिपो है, कहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, और वहाँ पे मालूम है। जैसे बॉन्थो में उनका बॉन्थो था एक डिपो, एम्यूनिशन डिपो था, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये खबरें मिली जाती है इतनी, कुछ तो खबरें पहले से भी होती है और कुछ एक्चुअल लड़ाई के दौरान में। तो मीडिया भी सीखा उससे, मीडिया ने भी उसके बाद सीखा और उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर काबू कर लिया गया। शुरू में जोश में कुछ चीज़ें किया चूक होगा हुई, हाँ। थोड़ा बहुत, तो वो भी सीख रहे थे। लेकिन हमें एक दूसरे के सॉफ्ट स्पॉट्स पता है, हाँ। मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान को दो राइवल इन्फॉर्मेशन तो आप रखते हैं एक दूसरे के बारे में हमेशा, और अभी तो बहुत ज़्यादा। अभी तो क्या है, उस टाइम पर इतनी ज़्यादा आपको सैटेलाइट पिक्चर इमेजरी नहीं थी। इस बार आप देखिए सिंदूर में किस क्वालिटी की सैटेलाइट इमेजरी आपने मिली है कि जहाँ पे आपने अटैक किया वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि कितना नुकसान। उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे आपका विंटर एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स होती थी, उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमराज नहीं थे कि इतनी अच्छी पिक्चर्स वगैरह उसी में फिगर आउट करना पड़ता होगा आप लोगों को। यहाँ देखता तो बड़ा फ़र्क है सिंदूर और कारगिल के टाइम में 99 में, और अभी टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे आ गए हैं। सो पिक्चर बहुत ज़्यादा है और आपको हर चीज़ की खबर है एक दूसरे के बारे में। हाउ डू यू थिंक ऑफ दीज ड्रोन्स दैट पाकिस्तान इज फ्लोइंग इनटू अप टू द श्रीनगर लाइक 140 किलोमीटर्स आफ्टर द LOC ऑल्सो? उनके ड्रोन्स, हाँ, और उनके ड्रोन्स हमारे देखिए आपने, आपका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो था, हाँ। उसमें उनके ड्रोन्स की कामयाबी देखिए आपके, कितना % आपने नुकसान किया है। हार्डली कोई उनके जो ड्रोन्स हैं वो कामयाब हुए। हमारे टोटल ऑपरेशन में जहाँ तक मेरे को अभी मालूम है, तकरीबन 4 एयरफील्ड्स के ऊपर बहुत मामूली सा नुकसान हुआ है, जबकि उनके 28, 30 ड्रोन अटैक्स किए उन्होंने एक टाइम के ऊपर हमारे एयरफील्ड्स के ऊपर, और दूसरे एरिया मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर ही आए हैं वो, तो नुकसान ही हुआ। जबकि हमने उनके 13 एयरफील्ड्स, 4 रेडार सिस्टम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडार सिस्टम जाने से क्या हुआ कि उनका जो एयर डिफेंस है खोखला हो गया, उसके बीच में आपको गैप्स मिल के जाने को, वो आपने किया नुकसान। तो उनका इतना ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है उनको, और टेक्नोलॉजिकली आई थिंक इंडिया उनसे इस स्टेज के ऊपर फार मोर सुपीरियर है। लेकिन आपके पास क्या इन्फो आ रही है सर कि आर दोस कामिकाज़ी ड्रोन्स क्या सर्विलेंस ड्रोन्स हैं? नहीं, दोनों किस्म के ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, दोनों किस्म के किए। पर अगर आपको रास्ते में आप डिस्ट्रॉय हो जाते हो आपके एयर डिफेंस सिस्टम में, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो था मल्टी लेयर्ड था, छोटे वेपन से लेके मशीन गन टाइप से लेके आपके छोटे मिसाइल जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल, फिर उसके बाद आकाश था मीडियम रेंज, उसके बाद S-400 था। तो ये सारे मिलाकर इट वॉज 4-5 लेयर्ड डिफेंस था। तो बड़ा इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम रहा हमारा। एक्चुअली इस लड़ाई का एक हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफ़ी विश्वास होना चाहिए, और इसको हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो तो हर चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहती है। सर, ऑपरेशन पराक्रम पे बात करते हैं। संसद भवन पे हमला, और संसद भवन के हमले के बाद करीब 1 लाख से ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख से ज़्यादा इंडियन ट्रूप्स का बॉर्डर एरियाज़ में फॉरवर्ड पोजीशंस पे मोबिलाइजेशन, और ऑपरेशन पराक्रम जिसके बाद ये कहा जाता है कि हमने क्या हासिल किया, ये सवाल उठाया जाता है ऑपरेशन पराक्रम से। क्या वो एक गिमिक था? क्या वो एक प्रेशर टैक्टिक्स थी? क्या उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? आपकी किताब में जो चैप्टर है दूसरा वाला, उसको पढ़ के कुछ सवाल इस तरह के उपजते हैं मन में। आप ऑपरेशन पराक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, पराक्रम के टाइम में मैं वाइस चीफ था और पूरी इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी, बड़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट थी जी, बहुत ज़बरदस्त डिप्लॉयमेंट थी। और वो कैसे आदेश है, वो आदेश की कहानी बताइए कि कैसे हुआ कि संसद पे हमले के बाद फॉरवर्ड पोजीशन? मैं बताता हूँ आपको। मैसिव डिप्लॉयमेंट थी, बाइंडिंग की, ये सब कुछ बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार थे। हम लोग तो उसी नीयत से गए थे कि अब लड़ाई होने वाली है, जितनी जल्दी आप तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, उसके लिए आप तैयार हो। पर जब CCS मीटिंग हुई तो उस टाइम पे चीफ्स ने ये पूछा, और ये पूछा जाता है कि आपका जो पॉलिटिकल एम जो है वो आप बताते हैं, जिस प्राइम मिनिस्टर बताएंगे CCS मीटिंग में, और हमारा मिलिट्री एम क्या है। अच्छा, मिलिट्री एम क्या है, हमने क्या कर रहा है, हमसे क्या आप उम्मीद करते हैं। तो उस टाइम पे जो हुक्म मिला वो ये था कि आप पहले डिप्लॉय हो जाइए, उसके बाद आपको हुक्म मिलेंगे। अब वो हुक्म नहीं आए
उसके बाद कितने समय तक वेट करना पड़ा था आप लोगों को? मैं भी आपको बताता हूँ। जी। तो पर मेरा ख्याल है उनको बीच में प्रेशर आना शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने एक दो बार सुना, मैं तब वाइस चीफ था, तो बोला गया कि अभी कोंडोलीज़ा राइस उस टाइम पे उनकी अमेरिका की हाँ, कि उनका फ़ोन आ रहे हैं, तो प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था। तो पहली बात तो है 15 जनवरी के आसपास दो चीफ साहब थे तब, जनरल पद्मनाभन, उन्होंने बताया कि हम तैयार हैं, ठीक है, आर्मी अभी अब तैयार है लड़ाई के लिए। तो अब उम्मीद थी कि अभी हुक्म आएंगे अगले, तो वो नहीं मिले कि आप युद्ध के लिए जाइए। उसके बाद दूसरी जो, जब हमने सोचा कि हम बिल्कुल पहुंच गए हैं उस लाइन पे और अब तो लड़ाई होगी ही होगी, वो टाइम था मई का 2002 का, जबकि कालूचक कैंप के ऊपर अटैक हुआ और रात को वो सोते हुए 5 लेडीज़ और 5 बच्चे, 23 लोग हमारे मारे गए। तब देश में बड़ा ही आक्रोश था, बहुत गुस्सा था, और सब उस वक़्त इस बात के लिए तैयार थे कि लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को शॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं हुई, हुक्म नहीं मिले। अब ये है कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मैं जो अंदाज़ा लगाता हूँ कि गवर्नमेंट का शायद उस टाइम पे ख्याल था कि लड़ाई क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग नाराज़ हैं, इसकी वजह से एक देश को लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, इसका कोई शायद फ़ायदा नहीं है उनके अंदाजे में। मैं नहीं कह सकता, हम तो लड़ाई के लिए डिप्लॉयड थे। तो एक तो यह है जो स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट कि आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, एक लेवल मत क्रॉस करें, दुनिया को आप ये बताएं कि आप एक बड़े जिम्मेवार मुल्क हैं, आप बिना मतलब के लड़ाई नहीं लड़ना चाहते छोटी सी बात के ऊपर। छोटी सी तो नहीं थी, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक था, ये तो हमारे देश की बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मिस्टर जसवंत सिंह जो हमारे तब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इन ऑनर ऑफ माई कंट्री, कुछ ऐसा नाम है, कि मेरा सबसे बड़ा मुश्किल काम था अपने तीनों चीफ्स को इस बात को समझाना कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझे बात, कि मतलब सिर्फ लड़ना ही नहीं है आपका काम, अपने आप को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट में रखना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। उससे उनकी नीयत, उनका जो दिल था, असली दिल जो गवर्नमेंट का था, लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं, वो उस बात को जाहिर करता है। तो शायद लड़ाई में नहीं जाना चाहता था हमारा मुल्क, आर्मी का ख्याल था कि अभी हम जाएं और उनको बहुत नुकसान पहुंचाएं, कि हम पूरे डिप्लॉयड थे, पूरी हर किस्म की। आप पूरी तैयारी में थे वहाँ पे? 100% तैयारी में थे, 100%, क्योंकि सब कुछ हो चुका था और हमने तो माइन भी स्पीड से ले की थी कि उसमें हमारी नुकसान भी हुआ, क्योंकि कैजुअल्टीज़ वगैरह भी हुई, क्योंकि हम तो जल्दी में थे। तो पर मेरा ख्याल है देश में अब मैं ये फिर अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि गवर्नमेंट का माइंड रीड कर रहा हूँ कि शायद वो सोचते थे कि एक तो स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट दिखाएं, दूसरा शायद फाइनेंशियली इंडिया उस हालत में नहीं था कि लड़ाई लड़ना चाहे, क्योंकि लड़ाई में खर्चा बहुत है, और तीसरी बात यह है न्यूक्लियर का भी तब तक हो चुका था, शायद न्यूक्लियर का भी उनको दिमाग में एक चिंता होगी शायद। और ये सब चीज़ें मिला के जो उनकी जो नीयत है वो शायद ये थी। पर बाद में जो मेरे को पढ़ने में आया वो कि वाजपेयी साहब ने बाद में रिग्रेट किया उसके कुछ समय के बाद, और ये एक प्रवीण स्वामी ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है एक बुक के, कि वाजपेयी साहब ने रिग्रेट किया कि शायद हमें लड़ाई करनी चाहिए थी, हमें जाना चाहिए था लड़ाई में। अब ये तो सुनी सुनाई बात है जो किताब में लिखी हुई है, मैं नहीं जानता, पर हमें तीनों चीफ्स को ये इस बात का दुख रहा कि उनके साथ ये बात शेयर नहीं की गई कि लड़ाई में जाना है या नहीं जाना। अगर नहीं जाना था तो हमें बता दिया होता तो हम शायद थोड़ा अपना ढंग बदल के रखते। फाइनल डिसएंगेजमेंट कब हुआ सर उसमें? हाँ जी, फाइनल डिसएंगेजमेंट कब शुरू हुआ फिर उसमें? अक्टूबर में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया था। तो उसमें इंडिया का जो ये ख्याल था कि हमने कोरिशन से, अपनी डिप्लॉयमेंट से, कोरिशन का मतलब है हमारी डिप्लॉयमेंट से हमने दुश्मन को रोक दिया, वो उनका ये ख्याल था, विचार था। उन्होंने इंडिया ने भी विक्ट्री डिक्लेयर की कि हमने अपने कोरिशन से पाकिस्तानियों को रोक के रखा और चेक में रखा। लेकिन क्या इससे आपको नहीं लगता जनरल विज की ये
एक वल्नरेबिलिटी का भी स्पॉट खोल देता है हमारी फोर्सेस, हमारी पोजीशंस का। मतलब हम डिप्लॉयड हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई कुछ भी कर सकता है वाली तनातनी है दोनों ओर से, है ना। सामने वाला कोई भी कभी भी गोला दाग सकता है, सामने वाला कभी भी गोली मार सकता है। हम कर नहीं रहे हैं। कोल्ड वॉर भी यही था बेसिकली, एक तरह से देखिए तो क्या यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा है कि ये हमारी वल्नरेबिलिटीज को खोल देता है? उससे ज़्यादा ये है कि हमने इतने महीने 8 महीने डिप्लॉय रहे और इतने ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए, फिजिकल कैजुअलिटीज़ हमने ली, तकरीबन 1,000 के करीब हमारी कैजुअलिटीज़ हुई। थकान इतनी ज़्यादा हुई होगी। हाँ, कारगिल से डबल हो गई। और वेपन सिस्टम, आपके इक्विपमेंट, पूरा वेयर एंड टेयर, सब कुछ, काफ़ी कुछ उसका आफ्टर ऑल मुआवजा है, वो तो होना ही है। तो और हम डिप्लॉयड थे, हम उस टाइम पे पाकिस्तान की एडवांटेज ले सकते थे। पर ऐसी बात है, हमें आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि लड़ाई का फैसला फौज नहीं करती। हाँ, और ना करना चाहिए हमारे जैसे मुल्क में जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वो है। पाकिस्तान करे अपना। पाकिस्तान में तो फैसला जनरल्स करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तो सुनते हैं। हमारे देश में ऐसे नहीं होता, और बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी एक बड़ी भारी ताकत है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दी गवर्नमेंट फैसला करती है, और गवर्नमेंट को सोचने के कई एंगल्स हैं। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल भी दी, इकोनॉमिक था, न्यूक्लियर था, दुनिया को अपनी एग्जांपल सेट करनी थी, ये कुछ सब कुछ शायद दिखाना चाहते थे। तो वो गवर्नमेंट का फैसला था, और उनके ख्याल में शायद पराक्रम के टाइम में लड़ाई करने का अवसर नहीं था। शायद, अब ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अवसर नहीं था उस समय। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन हाँ, क्या है सर ये? देखिए, ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का क्या हुआ कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वाजपेयी साहब ने तीनों चीफ्स को बुलाया अकेले में, और उनके साथ मिश्रा जी जो एनएस से थे जी, ब्रजेश मिश्रा, वो थे, और प्राइम मिनिस्टर और हम तीनों चीफ। अब मैं तो उस टाइम पे वाइस चीफ था। ये मीटिंग कहाँ हो रही थी सर? प्राइम मिनिस्टर के कमरे में। अच्छा, उनके छोटा अपना कमरा था, उसमें हाँ। मीटिंग हुई। कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, इनफॉर्मल मीटिंग, और उनके कमरे में थे। बड़ा जैसे उनके टाइम में माहौल होता था, रिलैक्स। उन्होंने, मैं वाइस चीफ था, चीफ उस दिन टूर पे थे, बाहर थे, तो मैंने मीटिंग अटेंड की उनके बिहाफ पे। तो उन्होंने पूछा कि आप कितना टाइम लगाएंगे डिप्लॉय होने में। तो एयरफोर्स का जवाब तो था 24 से 48 घंटे। एयरफोर्स की तो रेडनेस लेवल बहुत फास्ट है। नेवी ने भी अच्छा जवाब दिया कि हमारा एक फ्लीट तो डिप्लॉयड है, दूसरा होने वाला है, पहुंच जाएंगे। आर्मी का हमारी उस टाइम पे स्ट्रेटजी ये थी, जो कि जनरल कृष्णा राव साहब के, सुंदर जी के टाइम में थे, कि हमने डिश का बंद ऑब्स्टिकल सिस्टम बनाए हुए थे, जिसमें ये थी स्ट्रेटजी कि पहले दुश्मन अटैक करेगा हमारे पे, और उसमें उनको वेयर एंड टेयर, उसमें उसका बड़ा नुकसान हम करेंगे। उसके बाद फिर हम उनके ऊपर, हमारी स्ट्राइक कोर जो हिंटरलैंड में थी, डेप्थ एरियाज में, जो स्ट्राइक कोर्स वगैरह साउथ वगैरह में डेप्थ एरियाज में, वो आ जाएगी, और तब हम उनके ऊपर हमला करेंगे, जबकि उनका नुकसान भी हो चुका होगा। तो मैंने जो उनको जवाब दिया, मैंने कहा 2 से 3 हफ्ते तो हमें लगेंगे, और हमारी होल्डिंग कोर इस पोजीशन में नहीं है कि वो बड़ा हमला करें, उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। आगे बाहर ख़त्म हो गई बातचीत। तो मैं, पर उस टाइम में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये तो ठीक है जो आपने बोला, ये हमारी स्ट्रेटजी है, पर ये अब स्ट्रेटजी ऐसे तो नहीं है कि ये पत्थर पे लकीर है। सोच सकते हैं हम कि क्या कर रहा है, हमको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। एनीवे, समय निकल गया। उसके बाद जब मैंने टेक ओवर किया, तो हमने एक स्टडी ग्रुप ऑर्डर किया। इस बात को देखने के लिए कि 2 चीज़ें पाकिस्तान को बड़ी एडवांटेज है। छोटा सा मुल्क है, डेप्थ उनकी है नहीं, एकदम डिप्लॉय हो जाते हैं, हमें टाइम लगता है। और दूसरी बात, ऐसा कुछ करे कि हमें उसी हमारे डिफेंसिव एरिया में ही इतनी फौज बिल्डअप कर ले इस प्रकार से कि हम उनके ऊपर एकदम हमला शुरू कर सके 3 से 4 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे में, तो उनको हम इम्बैलेंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डिप्लॉय ही रहे हमेशा, ऐसी फॉर्मेशंस बनाएं, ऐसे उनको डिप्लॉय रखें। हाँ। तो वो मतलब प्री लोकेटेड, पहले से लोकेट हो उस एरिया में, प्री ऑर्बिटेड हो, ग्रुपिंग हो उनकी। लाइक एक बैटल ग्रुप है, उनको अपने बैटल ग्रुप्स बोला उस टाइम पे। वो बैटल ग्रुप्स ऐसे होते, डिवीज़न -10 हो, एक आर्मर्ड ब्रिगेड हो, एक या बैक ब्रिगेड हो, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड हो, आर्टिलरी रेजिमेंट हो, इंजीनियर्स हो, और सबसे बड़ी बात एयरफोर्स हमारे साथ हो।
ये इस प्रकार के होने चाहिए। और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स वगैरह हैं, उनमें से फौज को ले और कुछ स्ट्राइक कोर्स के कुछ लोगों को मूव करके इन जगहों में रखें। तो ये प्लान बनाया गया और ये फिर उसके बाद हमने अपने टाइम में, मेरे टाइम में हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब इसकी दो चीज़ें हमने भी बड़ी एक्सरसाइजेज की। आर्मी में कोई काम खाली कागज़ों पे नहीं होता, एक्सरसाइज करके ग्राउंड में चेक करते। तो हमने भी 10 एक्सरसाइजेज की उसके बाद, कुछ मेरे टाइम में हुई, कुछ बाद में होती रही। पाकिस्तान में भी एक्सरसाइज की, जनरल कियानी थे उनके चीफ, उस एक्सरसाइज का नाम था अज़्ब-ए-नो फर्म रिजॉल्व। अच्छा, और उसमें उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ख़तरनाक इनकी ये डॉक्ट्रिन है, तो हमने तो उसके बारे में बात नहीं की, पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जैसे डिप्लॉयमेंट वगैरह होती है, अगला अंदाज़ा लगाता है, असेसमेंट करता है कि इसको तो रोकने के लिए टैक्टिकल न्यूक्स ही काम आ सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्स? हाँ, ओके। तो उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्स डेवलप किए उसके, ताकि जो हमारे एकदम हम जाते हैं, हमारा भी ये था सोच विचार कि जो हमारे ये जो ग्रुप्स है 8 से 9 बैटल ग्रुप्स या 10 बैटल ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो उस एरिया में होंगे अपने आर्क में। अगर इस आर्क में जाना है तो किस जगह पे जाना वो नहीं मालूम, पर इस आर्क में जाएंगे और उनको ऑर्डर वगैरह दिए हुए हैं सबको पहले कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, बस गो हेड देना है। तो जब वहाँ जाते हैं तो शैलो ब्रिज हेड्स, मतलब ब्रिज हेड बनाएंगे उनके एरिया में, बहुत 11 नहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसा। बाद में जब स्ट्राइक कोर्स आती है तो एक्सप्लॉइट करेगी, तो ताकि एक तो उनके न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहे, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहे, और इतने हों कि वो उनके लिए कन्फ्यूजन हो जाए कि अब क्या करें वो। ये हमारी डॉक्ट्रिन थी बेसिकली। ये अभी भी मेरे को बड़ी खुशी है कि वो अभी इन ए वे चल रही है। अभी जो नया थिएटर कमांड बन रही है इंटीग्रेटेड, उसमें भी उसका नाम अभी बैटल ग्रुप नहीं है, इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ग्रुप से, IBGs उस नाम से, और तकरीबन प्रिंसिपल उस प्रकार के हैं। पर अभी इसमें और कई बदलियां हैं। अभी तब जॉइंटनेस पे जोर था, अभी इंटीग्रेशन पे जोर है ना। अभी थिएटर में यह है कि तीनों फौजों को इकट्ठे एक कमांडर के नीचे कर दिया गया है, उस टाइम पे ये नहीं था। सर आपके ही अब जब इन लीडिंग पोजीशंस पे थे तभी एक और ऑपरेशन हुआ वेस्ट अफ्रीकी कंट्री सियरा लियोन में। अभी मैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी से बात कर रहा था। मैं मिला उनसे। हाँ जी। तो उनसे बातचीत कर रहा था ऑपरेशन खुकरी पे जो सियरा लियोन में हुआ। सर कितना, मतलब उन्होंने बताया, और मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि रखवाले का वो एपिसोड जहाँ जरूर देखें जहाँ पे हमने ऑपरेशन खुकरी के बारे में, डेरा सच्चा प्रमुख के आश्रम में आर्मी घुसने के जो खबरें थी उस पर, आर्मी के प्रोक्योरमेंट के तरीक़ों पे, आर्मी के रिक्रूटमेंट के तरीक़ों पे राजपाल पुनिया से बातचीत की है, ज़रूर देखें। एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम, उस टाइम पे डीजीएमओ थे, साल 2000 की बात है। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, आप उसमें डीजीएमओ थे उस समय। उस पूरे ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन वगैरह कैसे हुआ था? देखिए, क्योंकि बड़ा दूर हुआ, 10,000 किलोमीटर। अभी आपको जल पुनिया ने तो काफ़ी जो लोअर लेवल पे डिटेल है सारी बता दी है, ग्राउंड लेवल की मैं वो उधर नहीं आऊँगा। हाँ। ये जब हमारे वहाँ पे 223 पीस कीपर्स यूनामसिल थी, यूनाइटेड नेशन, वो 11 ऑब्जर्वर जब पकड़े गए, हम आर्टिकल 6 के नीचे ऑपरेट कर रहे थे। आर्टिकल 6 का मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में वेपन फायर नहीं करें। यू आर पीस कीपिंग, नॉट पीस मेकिंग। पीस कीपिंग। हाँ। सो जब 1-1.5 महीना निकल गया और कुछ हरकत नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ये तो ऐसे नहीं चल सकता। वो ठीक बात है। और फिर मेरे को उन्होंने डीजीएमओ को आदेश दिया गया कि आप अपने साथ एक डेलीगेशन लेके जाइए। और डेलीगेशन में जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस जीएसजी थे तब, मिस्टर लाली, बाद में वो प्रसार भारती में भी रिटायर हुए एज सेक्रेटरी लेवल पे, और एम्बेसडर श्रीवास्तव थे जो यूएन में थे हमारे परमानेंटली। उनको लेकर एक मैं डेलीगेशन पे गया जिसमें हम यूनाइटेड नेशन में गए, यूके में गए, यूएसए में गए। तीनों कंट्रीज, 2 कंट्रीज, और उस जगह बात हुई उनसे कि भाई आप हमारी मदद करिए, आपका इन्फ्लुएंस है। पर एक बात मैं बता दूं आपको, जो यूके और यूएसए ने कोई ट्रूप्स नहीं दिए हुए थे पीस कीपिंग के लिए, वो सिर्फ चौधरी पंथी के लिए थे, ऊपर की कार्रवाई।
अच्छा, अगर मैं ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उन्होंने इसकी बजाय कि हमसे हमदर्दी दिखाएं या कुछ करके दिखाएं, उन्होंने तो हमदर्दी भी नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा नहीं फिक्र नहीं करिए, हो जाएगा। पर अब हमें अपने माइंड में यकीन हो गया कि इनके थ्रू कुछ नहीं होने वाला। तो वापसी पे हम सियरा लियोन गए। ओके। वहाँ पर जनरल जेटली थे जो फोर्स कमांडर थे। इंसिडेंटली वो मेरे ही रेजिमेंट के हैं। अच्छा। पर वो डोगरा रेजिमेंट के हैं, पर एनीवे वो तो कोई ऐसी बात नहीं। उनसे हमने जाके ये बातचीत की कि आपको खुद ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बताइए कि किस प्रकार से ऑपरेशन होगा। हमने एक दिन लगा के पूरा ऑपरेशन प्लान डिस्कस किया, ग्राउंड पे गए और एरिया देखा। वापस आके हमने आके जब मैं वापस आया तो मेरे को चीफ साहब तब थे जनरल मलिक, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप जाके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की ब्रीफिंग करिए। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास मैं गया, पहले मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे। उन्होंने बोला मैं फॉरेन मिनिस्टर को इधर ही बुला लेता हूँ। उन्होंने उनको रिंग किया, वो उधर ही आ गए। अच्छा। मिस्टर जसवंत सिंह वो पहले फौजी हैं, मेरे से कोई 5-6 कोर्स सीनियर थे तो आर्मड कोर के। तो उन्होंने जब बातचीत की तो थोड़ा शुरू में हेजिटेशन था कि भाई ये बड़ा भारी डिसीजन है, इतना बाहर जाके लड़ाई करने का, और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा और कोई चारा नज़र नहीं आता, मेरे को तो एक ही चारा है कि हम अपनी मदद खुद ही करेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक प्रेजेंटेशन की गई साउथ ब्लॉक में ही, जहाँ उनका ऑफिस है, उसके कॉर्नर में एक उनका कॉन्फ्रेंस रूम है, वहाँ पर ऑपोजिशन के लीडर्स भी बुलाए गए। तो मेरे को याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे उधर, मैडम सोनिया गांधी भी थी उधर। तो मैंने और मिस्टर जसवंत सिंह ने उन्होंने ब्रीफिंग की। उन्होंने तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर सारा माहौल समझाया। मेरा काम था ग्राउंड लेवल पे बताना। तो बताया गया उनको कि ये ऑपरेशन हमें किए बिना ये हमारे लोग नहीं छूटेंगे और इनके ऊपर बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। इनके लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है कि प्रिजनर है और हमारा देश कुछ नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है ऑपरेशन किया जाएगा, पर ये बताइए जनरल साहब कि कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी, है ना, कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी। तो मैंने उनको बोला कि सर कैजुअल्टीज़ तो किसी भी ऑपरेशन में होंगी। कैजुअल्टीज़ एक लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि लड़ाई तो 2 पार्टी लड़ती है ना, एक थोड़ी लड़ रही है, तो दूसरी भी लड़ेगी, तो कैजुअल्टी होगी। पर मेरा ख्याल ये है कि हमारी लेवल ऑफ ट्रेनिंग इतनी अच्छी है और वो सिर्फ एक इंसर्जेंट टाइप है, लिबरेशन टाइप, जो भी आप कह रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी RUF थी। तो रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फोर्स, उनकी लेवल, हाँ उनकी ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। कैजुअल्टीज हमारी मिनिमल होगी। अभी भी सिंदूर में ये हो रहा है ना कि कैजुअल्टी क्या हुई हमारी, ये लड़ाई में कैजुअल्टीज होती हैं। लड़ाई तो इनएविटेबल पार्ट है, अब कितनी हुई या नहीं हुई मेरे को मालूम नहीं, बट हिस्सा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए ऑपरेशन। उसके कहने के ऊपर फटाफट एक बटालियन ग्रेनेडियर्स, जिससे पूनिया साहब भी थे, एक फील्ड कंपनी इंजीनियर्स की, मैक कंपनी मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, और सिग्नल्स वगैरह ये वो ट्रुप्स जो है, और पैरा कमांडो टीम, 2 पैरा कमांडो टीम और अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए अपने फटाफट। और फिर 13 जुलाई के से 16 जुलाई तक ये ऑपरेशन किया गया। डिटेल्स आपको जनरल पूनिया ने बता दी होगी। जी। पर बड़ी खुशी की बात ये है कि पूरे ऑपरेशन में एक कैजुअल्टी हुई, एक कैजुअल्टी। खुशी को तो नहीं, मतलब कह सकते हैं कि आपको भी आप ये है कि कैजुअल्टी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि 5 फेज़ का ऑपरेशन था, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। और हमारी किसी ने मदद नहीं की। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक फ़्लाइट ऑपरेट की, इससे ज़्यादा नहीं किया। बस उनका भी एक ऑब्जर्वर था, उसको निकालने के लिए एक फ़्लाइट ऑब्जर्व की, बाकी सारा काम हमारे अपने लोगों ने किया। तो बड़ी कामयाबी की बात है कि ये ऑपरेशन किया। सर यूएन की बात हो रही है तो मैं आपकी किताब के चैप्टर 7 का जिक्र करूंगा, जो इराक वॉर पे है। भारत के पास एक कॉल थी कि वो इराक इन्वेजन में शामिल होगा या नहीं होगा, एंड यू स्टूड अगेंस्ट इट। और फिर आपने सवाल भी उठाया है कि बड़े और ताकतवर देश, तथाकथित बड़े और ताकतवर देश, विश्व की शांति और यूएन जैसी संस्थाओं को कभी भी इग्नोर कर सकते हैं। एक समय वो सिएरा लियोन में शामिल होते हैं पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे,
और दूसरी तरफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसका पता नहीं कोई वजूद भी नहीं था, वो ढूंढने इराक में उतर पड़ते हैं। जिसके बाद कहा जाने लगा कि अगर आपकी कढ़ाई में भी तेल हो तो वहां पर भी अमेरिका झंडा गाड़ने आ जाएगा। सर, क्या था इराक वॉर पे आपका स्टैंड, क्या था? देखिए, ऐसा है, जिस टाइम पे वो लड़ाई हुई, तो मैं चीफ था उस टाइम पे, 2004 की बात है। तो उस टाइम पे हमारे से भी ओपिनियन पूछी गई, गवर्नमेंट ने सबसे ओपिनियन पूछी नेचुरली, और वो क्या चाहते थे कि वो इनिशियल लड़ाई उन्होंने लड़ ली थी, उसके बाद जो स्टेबलाइजेशन फेज़ था इराक में, जिसको वो स्टेबलाइजेशन कह रहे थे, उस फेज़ के लिए इंडियन ट्रुप्स वहाँ पे डिप्लॉय किए जाए, क्योंकि उनके ख्याल में एक तो हमारे ट्रुप्स अवेलेबल होंगे, नंबर हमारा फौज का काफ़ी है, सस्ता भी पड़ेगा, खर्चा नहीं होगा। ये यूएस की तरफ से मांग, ये यूएस की तरफ से डिमांड थी। तो हमारे व्यू पूछे गए, तो हमने जो अपना आर्मी की तरफ से व्यू पॉइंट दिया, सबने अपना अपना व्यू दिया। जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी का व्यू, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये था कि हमको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्ट्रेटजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। पूरे दुनिया में बोलेंगे कि भाई भारतवर्ष ने देखो आगे ये कर दिया। दूसरी बात ये होगी कि इंडिया को मौका मिल जाएगा अपने लिए सिक्योरिटी काउंसिल में सीट क्लेम करने का। तीसरी बात ये है कि जो सुनने में आया था कि बुश साहब ने आके, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर साहब एडवानी साहब जो विजिट पे गए थे, उनको ये बताया था कि आप हिस्सा लेंगे तो हम पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे, वो टेररिज्म बंद कर देगी। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सजेशन दी। ये मैं एक साइड का व्यू बता रहा हूँ। एमईए का क्या व्यू था मैं नहीं कह सकता, हमारा व्यू ये था। पता है कि एमईए का व्यू पता है कि नहीं आपको, ये तो बता दीजिए। अब वो नहीं, मैं उसके बारे में कुछ बोल सकता। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। जो चीज़ पक्का पता नहीं उसके बारे में क्या अंदाज़ा लगाना। अच्छा ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अंदाज़ा नहीं मैं लगाना चाहता। हाँ, हमारा व्यू बड़ा क्लियर था। हमारा व्यू ये था कि उस टाइम पे इंसर्जेंसी पीक पे थी। हमारे, जब मैं सर्विस में था डीजीएमओ से चीफ टाइम तक, तो 3000 के तकरीबन इंसर्जेंट्स इन वैली में और जम्मू में थे, 3000 के करीब। एफटी थे, सारे एफटी थे मिला के होते थे। अच्छा, तो फिर तभी तो हमने वो फेंस के बाद में आए, वो हाँ उस पर तो आते हैं अभी। हाँ, तो हम उसमें बहुत बिजी थे और बहुत फौज डिप्लॉयड थी, नंबर 1। नंबर 2, हम फेंस लगाने में बिजी थे। बहुत बड़ी एफर्ट थी, बहुत मेजर एफर्ट थी, जो आपके ही कार्यकाल में जिसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया कि एलओसी पे फेंस लगानी है। बताऊंगा आपको अगर पूछेंगे तो। हाँ जी। तीसरी बात ये थी कि हम क्यों अमेरिका के फ्लैग के नीचे लड़े, हम उस मुल्क के किसी और मुल्क के फ्लैग के नीचे क्यों लड़े? हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री, हम अपने लिए लड़ेंगे, दूसरों के फ्लैग के नीचे जाके क्यों लड़े? और चौथी बात ये थी कि हम अपने ट्रूप्स नहीं वहाँ से मूव करना चाहते थे और अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो भी बाहर भेजेंगे उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या चाहिए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक लेटर प्रधानमंत्री साहब को लिखी, एक लिखी डिफेंस मिनिस्टर साहब को, दोनों को लेटर CCS मीटिंग के पहले लिखी कि ये हमारा व्यू है, आगे आपकी जो हुक्म होगा वो वैसे किया जाएगा। तो उसके बाद CCS मीटिंग हुई, उसमें सब ने अपना अपना व्यू पॉइंट दिया, मैंने भी अपना व्यू पॉइंट दिया, और वापस आके CCS मीटिंग से, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग से, मैंने फिर एक डिफेंस मिनिस्टर साहब को अपना व्यू भेजा दोबारा कंफर्म करने के लिए कि ये हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। एनीवे, बड़ी प्रधानमंत्री साहब ने जब मीटिंग ख़त्म हुई तो एक ही लफ्ज़ में समिंग अप कर दी, उन्होंने बोला चिंतन करेंगे। अच्छा, तो चिंतन करेंगे, सोचेंगे, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद 1-2 महीने के बाद ये फैसला किया गया कि ये हम नहीं जाएंगे। अब ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आर्मी ने ये रिकमेंड किया, या इस वजह से नहीं हुआ कि सारे और भी रिकमेंडेशन ऐसी मिलती जुलती थी या नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। मैं इतना जानता हूँ कि हमने अपनी ड्यूटी की, बिल्कुल साफ शब्दों में अपने देश को ये बताया, अपनी लीडरशिप को ये बताया कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। इस बात पे मैं बहुत जोर डालना चाहता हूँ। और इस बात पे मैं आपको, अगर आपकी परमिशन हो प्लीज सर, तो एक मैं एनेक्डोट भी आपको देना चाहूँगा। अमेरिका के NSA थे जो, उन्होंने मैकग्रॉगर उनका नाम था। अच्छा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी 5 साइलेंट मैन, वियतनाम वार के बारे में, कि ये उनके 5 जो थे हेड्स थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, उनका अपने गवर्नमेंट के साथ इतना ध्यान नहीं था, मेल जोल, कि उनको क्लियरली बता सकते कि क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से उनको वियतनाम में बड़ा नुकसान हुआ। तो उन्होंने बोला उनका पर्सनल रेपो नहीं था, पर्सनल
तो मैंने कहा कि मैं उनसे बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये मैंने किताब में लिखा है, ये पर्सनल की बात नहीं है, ये प्रोफेशनल रेपो की बात है कि प्रोफेशनल रेपो आपका, उनको गवर्नमेंट को आपकी प्रोफेशनल काबिलियत के ऊपर इज्जत होनी चाहिए और आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारी जो हम बात बताएंगे गवर्नमेंट को वो उस बात को ध्यान से सुनेंगे, वो रेपो होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के बीच में और उनकी फ़ौज के बीच में एक रेपो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और बाकी अपने अपने मुल्क का है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हुक्म अल्टीमेटली गवर्नमेंट का होगा, पर फौज को अपना व्यू पॉइंट जो है क्लियरली सामने रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी, ये बहुत बड़ा लेसन है। आखिरी सवाल सर, एलओसी के अलोंग फेंस का फॉर्मेशन प्लीज। हाँ, अब नाउ मतलब वो अभी बोन ऑफ कंटेंशन है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं। मैं बताता हूँ आपको, आप फिर अपना अंदाजा खुद लगा लीजिए जी। ऐसे था कि मैं तकरीबन 2 साल डीजीएम हो रहा, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल वाइस चीफ रहे, 4 साल 4.5 साल में 22 में आप चीफ बने, फिर मैं 2002 में चीफ बना। सॉरी, तो ये मैंने इस दौरान में ये मैंने देखा था कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन है इतने बड़े एरिया में, 740 किलोमीटर का एरिया है, अखनूर से लेके छम रिवर से लेके एंड तक, हाँ, जो जिला पास है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसमें इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। जितनी मर्जी आप फौज डिप्लॉय कर लो, आप करते जाओ, पर नहीं रोक सकते क्योंकि एरिया ही रगेड ट्रेन है, टूटी फूटी ज़मीन है, रिवराइन है। तो कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही रोको, चाहे 10 मिनट के लिए रोको, 15 मिनट के लिए रोको या 20 मिनट के लिए रोको, और वहाँ पर ही इनको जितनी कैजुअलिटी पहुँचा सकते हो आप पहुँचाओ। नहीं तो एक बार वो वहाँ से निकल गए तो फिर वो कश्मीर में फैल जाते हैं, कहाँ हिंदरलैंड में फैल जाते हैं। वहाँ पे उस टाइम पे उनको सपोर्ट भी काफ़ी थी, अभी नहीं है। मेरा एक सवाल है कि फेंस के पहले एलओसी कैसी थी? एलओसी नॉर्मल, जैसे कोई मार्केटिंग कोई नहीं, बीच में माइंड फील्ड, दोनों कंट्री के बीच में माइंड फील्ड थी, और माइंड फील्ड 47 के टाइम की लगी हुई थी, जो पहली बार कबीले घुसाए थे आर्मी सपोर्ट से, तो उसमें सब एक दूसरे के एरिया से पता था कि किस साइड से निकल सकते हो। माइंड फील्ड का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे बस्ट हुई है, नहीं हुई। तो ये इस करके यहाँ पे कुछ रोकने का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तो ये फेंस नहीं था एक्चुअली, ये एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम था, बाद में फेंस के नाम से पॉपुलर हो गया, छोटा वर्ड है तो वो तो एक्रोनिम हो गया। आइडिया ये था कि एक ऑब्स्टिकल होगा जो इलेक्ट्रीफाइड होगा, अप टू कश्मीर तक तो इलेक्ट्रीफाइड होगा, क्योंकि उसके बाद मौसम ऐसा है कि वहाँ पे नहीं बर्फ़ पड़ती है वो तो नॉर्मल होगा। उसके आगे आपके सेंसर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होंगे, और पंजीज लगी होंगी, ऐसी होंगी जिससे वो रुके, और अलॉन्ग द फेंस आपके ट्रूप्स डिप्लॉयड होंगे जो प्लेटून्स कंपनी लेवल में, और कम्युनिकेशन होगा। और आपको मालूम है ये 100 गज के एरिया के लिए ये प्लेटून अवेलेबल है, ये 100 गज के लिए ये है, और कम्युनिकेशन होगा ताकि जैसे ही वो पहुंचते हैं फेंस के ऊपर, वो फेंस में वार्निंग सिस्टम था, इलेक्ट्रीफाइड था, तो वो ट्रूप्स भी रिएक्ट करेंगे। तो बड़ा कामयाब रहा। देखिए मैंने आपको बताया कि 3000 के करीब लोग रहते थे, उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे, कश्मीर से जाते थे उधर ट्रेनिंग करने के लिए जी, वो फिर वापस आते थे। ये सब कुछ हरकत होती थी, वो हम नहीं रोक पाए। पर अभी हालत ये है, और 2-3 साल के अंदर ये हो गई थी कि नंबर वो कुछ 100 में रह गया, ड्रॉप हो और अभी तो आप 100-150 इतना ही है टोटल नंबर जो JNK में है। तो ये बड़ा कामयाब रहा, और बड़ी खुशी की बात ये है कि ये अडॉप्ट हुआ। मेरे टाइम में शुरू में ये था कि ये तो चीफ का फेंस है, चीफ का बेबी है। बाद में मेरे को याद है कि मैं इनको डिफेंस मिनिस्टर साहब थे प्रणब मुखर्जी, उड़ी में ले गए थे, रुस्तम पोस्ट थी वहाँ पे, जनरल मेहता थे। ये इस्लामाबाद के आगे उड़ी पोस्ट नहीं, इस्लामाबाद तो नहीं, उड़ी हमारी साइड में, मुजफ्फराबाद के ऑपोजिट साइड में। नहीं, उड़ी में सलामाबाद जो है उसके आगे बता रहे हैं आप? हाँ, रुस्तम पोस्ट, रुस्तम पोस्ट, ठीक है, रुस्तम पोस्ट थी वहाँ पर। मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो जनरल मेहता ने बोला कि देखिए सर, ये अभी तक तो चीफ का बेबी था, सब कहते थे चीफ का बेबी है, पर यह भी उनका बेबी नहीं है, ये हमारा है। हमें पूरी छूट है कि हमको किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव करें, और हमने बड़ी मॉडिफिकेशन की है। और ये एक बड़ी अच्छी बात ये है फौज में कि आप इसको इम्प्रूव करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, फौज में लोग सोचते हैं कि हुक्म दिया जाता है, हुक्म माना जाता है, ऐसा नहीं है। जितनी डिस्कशन फौज में होती है कहीं नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे से सलाह मशवरा करके
फैसले करते हैं। और फिर अल्टीमेटली तो कमांडर, जैसे मैंने बोला एलोन इज द रिंग, अल्टीमेटली कमांडर का फैसला है। जैसे मैंने ये फैसला किया तो ये उस टाइम पे जनरल नानावती थे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, ये आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा। तो हम गए थे वहाँ पे मीटिंग के लिए, तो वो सहमत नहीं थे इस बात से, और वही थे उस एरिया के बॉस, क्योंकि वही देखते थे। तो उन्होंने तो कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, पर मैंने कहा कि अब ये हो गई डिस्कशन, 1 महीने के बाद हम मिलेंगे भिम्बर गली में, वहाँ पर 1 किलोमीटर फेंस बना होगा, वहाँ पे फैसला करेंगे, ये डिज़ाइन है। मिले, एनीवे फेंस बाद में बना। जनरल नानावती ने अपने रिटायरमेंट के 2-3 साल के बाद एक किताब लिखी, इंडियाज़ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। वहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये डिस्कशन मेरे हेडक्वार्टर में हुई, और चीफ जो थे निर्मल वेज, वो इस बात पे अड़े हुए थे कि ये बनना है, क्योंकि उनके दिमाग का ये ख्याल था। और मैंने बड़ा जोर लगाया, पर मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि ये एक बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा। तो ये तो खैर जनरल नानावती एक बड़े अच्छे सोल्जर थे, बहुत बढ़िया सोल्जर थे और जेंटलमैन थे, तो उन्होंने ये बात लिखी और खुलेआम लिखी ताकि आप पढ़ें। तो आप कह रहे हैं ना इसके बारे में सोच विचार नहीं है, अभी आर्मी इसको और इम्प्रूव कर रही है, डबल फेंस हो रहा है, तो ताकि बिल्कुल ही इसको रोक सके। तभी तो 100-150 आदमी रह गया है। हालांकि 100-150 के नंबर पे सर काफ़ी कंटेंशन है, काफ़ी अलग अलग नंबर्स भी है, कभी FTs के नंबर और LTs के नंबर मिला जितना भी है डिफरेंट हो जाता है जी। तो सर आखिरी सवाल एक छोटा सा है, अगर आपके पास अचानक से ध्यान में आ जाए कुछ भी, तो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को आप बता सकें कि डिफेंस पे 2 से 3 अच्छी किताबें जो लोग पढ़ें। चूँकि आप फील्ड पर्सन रहे हैं, किताबें पढ़ने का बहुत वक्त तो नहीं मिलता होगा, फिर भी अगर कुछ ध्यान में आ जाए। नहीं, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, और करेक्टेड देन। पर अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो तो फिर पब्लिसाइज करने वाली बात है। पर किताबें डिफेंस पे बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में मैं एक शब्द आपको बोलना चाहता हूँ। वो ये मैंने किताब में लिखा भी है, प्रीफेस में ही लिखा है कि मेरे विचार में हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें आदमी स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे टिका नहीं है। एक लांस कॉर्पोरल से लेके लांस नायक से लेके चीफ तक सारे सीखते ही हैं, क्योंकि हर एक लड़ाई अलग किस्म की होती है। तो हर लड़ाई में इम्प्रूवमेंट्स, अलग नई टेक्नोलॉजी आती है, अलग स्ट्रेटजी आती है, तो अब सबको सीखना चाहिए, तो हर एक को लिखना चाहिए। और बेशुमार किताबें हैं, किताबें आर्मी के लोग लिखते हैं, और डजन में हैं, हंड्रेड्स में ही होंगी। अगर आप पिछले 62 से लेके शुरू करें तो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें जो हमने एज यंगस्टर भी पढ़ी है। तो किताब तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और सीखना हमें किताबों से ही है। तो ये था इस हफ्ते का किताब वाला। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ सिद्धांत, सामने थे जनरल NC विज, कैमरे के पीछे हैं शुभम और विजय, पार्श्व में दीपक तेंगुरिया और पूरा ललन टॉप न्यूज़ रूम। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।